एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उस पार्ट 1 में हमने सारे जो सही विकल्प है उनको कंप्लीट कर लिया था, साथ ही रिक्त स्थान को सही जोड़ी उनको कंप्लीट कर लिया था। एक शब्द एक वाक्य में कंप्लीट हो चुके थे, सत्य असत्य भी, तथा अति लघुत्तरी में हम प्रश्न क्रमांक 10 तक कर चुके थे। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, किसान अक्सर नए जमींदारों के बजाय पुराने जमींदारों के प्रति ज़्यादा वफादार रहते थे। क्यों? क्या कारण था कि पुराने जमींदारों के प्रति वफादार रहते थे? साथ ही दामिन अकोह में संथालों के जीवन में क्या परिवर्तन आए? कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो चलिए दोनों का आंसर एक साथ देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है ये, किसान अक्सर नए जमींदारों के बजाय पुराने जमींदारों के प्रति वफादार रहते थे, क्योंकि पुराने जमींदारों से वे जुड़ा हुआ महसूस करते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा है। जमींदारी की बिक्री से उनके तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुंचता था। ठीक है, तो ये हो चुका है 11वें का आंसर। और 12वां है, दामिन अकोह के सीमांकन के बाद आए परिवर्तन संथालों के जीवन में। ठीक है, तो अब संथालों को बसने योग्य स्थान की खोज करने के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। दामिन अकोह में आकर मानो उनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया था, यानी कि उनको खेती करने के लिए ज़मीन मिल गई थी। अब उन्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था। संथालों की बस्तियां भी बढ़ी तेजी से। संथालों के गांवों की संख्या भी बढ़ गई। 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में 1453 तक पहुंच गई। ठीक है, संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। तो ये था 12वीं का आंसर। तो स्क्रीनशॉट 12वां और 11वां। चलिए क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, इतिहास के दृष्टिकोण से दक्कन दंगा रिपोर्ट का विशेष महत्व है, क्यों? तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो 13 और 14 का आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्कन दंगा रिपोर्ट इतिहासकारों को उन दंगों के अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ितों की जांचों में जांच पड़ताल कराई, जिलों में रैयत वर्गों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए, जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का भी संकलन किया। इस तरीके से सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है। तो ये हो चुका 13 का आंसर। 14 क्वेश्चन था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो देखो 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रणाली ब्रिटिश भारत में एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसने सरकार को राजस्व संग्रह करने के लिए किसान, किसको बोलते हैं, रैयत से सीधे निपटने की अनुमति दी। सरकार सीधे किसानों से कर वसूल करती थी। यह मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी, यानी कि सीधे रैयतों से कंपनी का संबंध था, रैयतों से कर वसूला जाता था। तो ये 14 का और ये 13 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, 5वीं रिपोर्ट तैयार करने के क्या उद्देश्य थे? जो 5वीं रिपोर्ट है उसको तैयार करने के क्या उद्देश्य थे? और प्रश्न क्रमांक 16 है, यहाँ पर राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र के बारे में फ्रांसीसी बुकानन ने क्या महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सन 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में थी। इसी रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट नाम दिया गया। तो आप समझिए हैं 5वीं रिपोर्ट क्या है। तो 1813 में ब्रिटिश संसद जो थी वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में थी, और इस रिपोर्ट को 5वीं रिपोर्ट नाम दिया गया। ठीक है, तो यही उसका उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजमहल की पहाड़ियों के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ भी गए वहाँ उसके निवासियों ने उनके व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति बहुत आशंकित थे, उनसे बातचीत करने को तैयार तक नहीं थे या तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एज वेल एज ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17, दक्कन क्षेत्रों में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के कोई 2 दोष बताइए। साथ ही जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? तो 17 और 18 को एक साथ देखते हैं।
हमारा 17 क्वेश्चन है राजवाड़ी व्यवस्था के दो दोष, उसका आंसर है ये। तो देखो रजवाड़ी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे इधर है रेयतवाड़ी, ठीक है, रेयतवाड़ी। देखते हैं पहला दोष, राजस्व से संबंधित व्यवस्था बहुत कठोर तथा लचकहीन थी। राजस्व बहुत ज़्यादा था और मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर तो किसान ने अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। तो पहला राजस्व की मांग अधिक होना। दूसरा क्या दोष था कि भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था पहले ही, फसल बोई नहीं है उससे पहले लगा लिया जाता था, आई नहीं है मतलब फसल उससे पहले, कि इतना औसत आय हमको मिल जाएगी। रेयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था, और रेयत यानी कि किसान कितना राजस्व देगी उसकी क्षमता का भी आकलन कर लिया जाता था। अब कभी बीच में वर्षा नहीं हुई जिससे फसल खराब हो जाने के कारण किसानों के लिए राजस्व अदा करना क्या हो जाता था, असंभव हो जाता था। तो ये दूसरा दोष है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 18 का, कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण के लिए क्या तरीके अपनाते थे। तो पहले फर्जी बिक्री करवाना, यानी अपने ही आदमियों को बिक्री के ग्रुप में बिठा देना, समूह में बिठा देना और फर्जी बिक्री करना, उसे फर्जी तरीके से खरीद लेना। फिर स्त्रियों के नाम संपदा करना, इट्स मीन लाइक पहले ऐसा था कि अगर स्त्रियों के नाम पर अगर कोई संपदा है तो उसकी नीलामी नहीं की जाएगी। तो जमींदार क्या करते थे, उनके जो स्त्रियाँ रहती थी, बेटी हुई, उनकी माँ हुई, उनकी वाइफ हुई, तो उनके नाम पर संपत्ति कर देते थे। फिर लाठियालों का प्रयोग, लाठियाल एक ग्रुप था जमींदारों के लोगों का, जो मतलब उनके लिए कुछ भी, किसी को भी मार पीट सकते थे, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते थे, ठीक है, तो उनको लाठियाल बोलते हैं। तो ये 3 तरीके थे जिनसे वे अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण करते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 19, दक्कन क्षेत्र में रेत साहूकारों से क्यों असंतुष्ट थे, ठीक है, दक्कन एरिया है, वहाँ पे किसान साहूकार से क्यों असंतुष्ट थे। और रेयतवाड़ी व्यवस्था तथा स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था में 2 अंतर लिखिए, दोनों राजस्व की व्यवस्था, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 19 और 20 के आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 19, दक्कन के रेयत साहूकार यानी कि जो ऋण देते थे, ऋणदाताओं के प्रति अत्यधिक क्रुद्ध थे सॉरी, यानी कि उससे उनसे गुस्सा थे, क्योंकि ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किया गया था। रेयत समुदाय को इससे बहुत गुस्सा आया। किसानों को लगता था कि ऋणदाता इतने संवेदनहीन हैं जो उनकी हालत पर तरस नहीं खा रहे, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी, रेयतों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी ऋण की। उस टाइम पे साहूकार उन्हें ऋण नहीं दे रहे थे, इसलिए वो ऋणदाताओं को पसंद नहीं कर रहे थे और उनसे असंतुष्ट थे। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 19 और 20 को देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त और रेयतवाड़ी व्यवस्था में अंतर। तो देखो इस्तमरारी जो बंदोबस्त है उसके अंतर्गत क्या होता था, कंपनी सीधा संबंध किसानों से नहीं था, राजस्व जमींदारों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था। जबकि रेतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, कंपनी के अधिकारों का सीधा संबंध किसानों से था और किसानों से ही वो कर वसूलते थे। उसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व की राशि स्थायी थी, जबकि रेयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की राशि क्या थी, चिरस्थायी थी। यानी कि रेयतवाड़ी में ऐसा नहीं था कि फिक्स हो गई है, थोड़े समय के लिए फिक्स है, उसके बाद वापस उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, जैसा भी होगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें राशि स्थायी थी, इसमें चीज मतलब एकदम स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी, ठीक। तो ये हो गया उसका आंसर, स्क्रीनशॉट साथ में इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 21, फ्रांसीसी बुकानन के सर्वे कार्यों से कंपनी किस प्रकार लाभान्वित हुई, कोई 2 कार्य लिखिए। उसके साथ में औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई 2 कारण लिखिए। साथ ही लास्ट बट नॉट द लिस्ट 23, जमींदारों की भू संपदा की नीलामी व्यवस्था से क्या दोष थे, स्पष्ट कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन का देखेंगे, पहला है फ्रांसीसी बुकानन, दूसरा ऋणग्रस्तता वाला और तीसरा जमींदार की नीलामी वाला। तो चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। तो प्रश्न क्रमांक 21 है, बुकानन ने बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिससे ब्रिटिश कंपनी को राजस्व संबंधित मामलों में सहायता मिली। बंगाल के चिकित्सा सेवा में भी उन्होंने कार्य किया। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी बुकानन रहा। तो इस तरीके से उसने कंपनी की सहायता की। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 22 था ऋणग्रस्तता के कारण, किसान कर्ज में क्यों डूबे हुए थे। तो पहला तो ये कि अधिक राजस्व के कारण किसान ऋणग्रस्तता की परेशानी से जूझ रहे थे। बहुत ज़्यादा राजस्व की डिमांड होगी तो किसान क्या करेगा, ऋण लेगा। उसके बाद 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से बहुत ज़्यादा गिरावट आई। इसके रिजल्ट में, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि किसानों की आय में और भी ज़्यादा गिरावट आ गई और किसान क्या हो गए, ऋणग्रस्तता के कारण ग्रस्त हो गए। ठीक है, तो ये है
22 का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 23 की भू संपदाओं की नीलामी की जो व्यवस्था है उसके क्या दोष है। तो देखो उसके निम्नलिखित दोष है। पहला, भू संपदाओं की नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार होते थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। बोली लगाने वालों की हैसियत की कोई जांच पड़ताल नहीं की जाती थी कि कौन बोली लगा रहा है, उसके बाद बिक गए, उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाता था। तो इसके कारण भी यह एक दोष है, ठीक है। उसके बाद भू संपदाओं की नीलामी के लिए अनेक खरीदार लोग जमींदार, ठीक है, यहाँ पे जागीर की जगह आएगा जमींदार के ही नौकर एवं एजेंट होते थे जो जमींदार की ओर से ही जमीनों को खरीदते थे, ठीक है। तो ये जमींदार भू संपदाओं की नीलामी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष है। तो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट एज वेल एज इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो चुका है। उपनिवेशवाद और देहातवाद पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ और आज इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उनको भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।